बारिश में घर के बाहर सोने वाला ससुराल। दिनेश, मुझे तो सच बताओ, मैं गांव में रह पाऊंगी या नहीं। मैंने तो कभी खेत खलिहान, चूल्हा, हैंडपंप ये सब देखा भी नहीं। तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे ना? क्या पता उन्हें मेरी शहर वाली आदतें पसंद ना आए। अरे पगली, तू ज्यादा सोचती है। मेरा परिवार बहुत मिलनसार है। माँ बाप तो तुझे पहली बार देखते ही अपना लाड़ मानेंगे, और दादी वो तो हर नए को घर का हिस्सा मान लेती है। चिंता मत कर। और कहीं तुम्हारे घर में गाय भैंस तो नहीं है ना? मैंने सुना है गांव के घरों में बदबू आती है। मैं तो उस बदबू में रह ही नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, हमारे घर में गाय भैंस नहीं है। और हाँ, बदबू जैसी कोई बात नहीं। हाँ, बरगद का एक बड़ा पेड़ है आंगन में। सब लोग वहीं बैठकर खाते पीते हैं। तू देखेगी तो खुश हो जाएगी। दरअसल पल्लवी और दिनेश शहर में एक ही कंपनी में काम करते थे। कई सालों तक चले प्रेम प्रसंग के बाद दोनों ने घर वालों की गैर मौजूदगी में शादी कर ली थी। अब दिनेश पहली बार पल्लवी को गांव ले जा रहा था। जैसे ही कार घर के दरवाजे पर रुकी, बरगद का विशाल पेड़ झूलता दिखाई दिया। घर मिट्टी का बना था, लेकिन बरामदे में टीन की छत थी। भीतर से आवाजें आने लगी। अरे बहुरानी आ गई, चलो चलो पल्लवी अंदर आओ। वाह, शहर से भाभी आई है। अब तो हमारे घर की रौनक बढ़ जाएगी। पल्लवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तो आई, लेकिन अंदर से उसके मन में घबराहट भी थी। दादी ने पल्लवी को सिर से पांव तक देखा और धीरे से कहा, लड़की तो सुंदर है, पर शहर की है। पढ़ी लिखी भी होगी, पता नहीं गांव के ढर्रे में ढल पाएगी या नहीं। अरे माँ बहू है हमारी, सीख जाएगी, तुम चिंता मत करो। पल्लवी का स्वागत तिलक, आरती और ढोलक की थाप के बीच हुआ था। दोपहर को जेठानी रचना ने कहा, पल्लवी, खाना आंगन में लगा है, बरगद के नीचे सब मिलकर खाते हैं। बाहर, घर के अंदर क्यों नहीं? अरे यहाँ गांव में तो यही रिवाज है, ठंडी हवा, खुला आसमान, सबको अच्छा लगता है। पल्लवी मजबूरी में सबके साथ आंगन में बैठ गई खाना खाने के लिए। उसके लिए ये सब कुछ नया अनुभव था। सूरज ढल चुका था। रात को आसमान में बादल गरज रहे थे। पल्लवी अपने कमरे में दिनेश का इंतजार कर रही थी। काफी रात हो गई, लेकिन दिनेश कमरे में नहीं आया। पल्लवी परेशान होकर बाहर निकली। बाहर का नजारा देखकर वो दंग रह गई। पूरा परिवार बरगद के नीचे खटिया डालकर गहरी नींद में सो रहा था। दिनेश भी उनमें से एक खटिया पर खर्राटे ले रहा था। ये लोग बाहर क्यों सो रहे हैं? जेठानी ने धीमी आवाज में कहा, घर के अंदर बहुत घुटन होती है, गर्मी सहन नहीं होती। बरगद के नीचे हवा ठंडी और ताज़ा लगती है, इसीलिए हम सब बरसों से यहीं सोते आए हैं। तो फिर घर के अंदर कौन सोता है? कहीं भूत प्रेत तो नहीं रहते ना? अरे भूत भूत कुछ नहीं, बस आदत पड़ गई है बाहर सोने की। तू भी आजा, ये खटिया खाली है। पल्लवी के पास कोई विकल्प नहीं था। वो भी खटिया पर लेट गई, लेकिन मच्छरों की वजह से चैन कहाँ आता। वो पूरी रात करवटें बदलती रही। अचानक से आधी रात को झमाझम बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़क रही थी। पल्लवी घबरा गई और चिल्लाने लगी, सुनो, सब लोग अंदर चलो, बारिश हो रही है, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में खर्राटे मार रहे थे। कोई भी नहीं उठा। पल्लवी अकेले ही कमरे में जाने के लिए कोशिश करने लगी, लेकिन अंदर अजीब सा डर उसे वापस खींच लाता है। मजबूरी में वो बारिश में भीगती रही और पूरी रात खटिया पर बैठी रही। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही है मेरा नया घर? क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगी? सुबह के करीब 4 बज रहे थे। बारिश धीरे धीरे थम गई। पल्लवी की आंखें तो पहले ही खुली थी, क्योंकि रात में वो सोई ही नहीं थी। जैसे ही उसके थके हुए शरीर को थोड़ी देर के लिए नींद आने लगी, तभी 5 बजे गांव में बांग देता मुर्गा चिल्लाने लगा। पल्लवी ने तकिया सिर पर रख लिया, लेकिन अब तो घर के सभी लोग उठ चुके थे। दादी खांसते खखाड़ते हुए आंगन में आई और सबसे पहले पल्लवी की ओर देखा। बहू, उठ जाओ, इतना सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गांव में सब जल्दी उठते हैं, समझी? पल्लवी की आंखें लाल थी। उसने झल्ला कर कहा, दादी, मैं तो अभी अभी सोई थी। सारी रात मच्छर काटते रहे, ऊपर से बारिश, कोई भी इंसान कैसे सो पाएगा? अरे बहू,
हम तो सालों से ऐसे ही सोते रहे हैं, हमें तो आदत है। तू शहर की है ना, इसीलिए तुझे दिक्कत हो रही है। पास खड़े दिनेश ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे पल्लवी, गांव का मजा ही तो यही है, थोड़े दिन में तुझे भी मजा आने लगेगा। मजा? तुम तो चैन की नींद सो रहे थे और मैं यहाँ मच्छरों के काटने से परेशान। ये कोई मजा है? सुबह सुबह जेठानी रचना ने आकर पल्लवी से कहा, चलो देवरानी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबको तुम्हारे हाथ का खाना खिलाना है। पल्लवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पहली रसोई? पर मैंने कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, मैं तो गैस पर ही बनाती थी। कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ ना, सब सिखा दूंगी। चूल्हे पर जैसे ही पल्लवी बैठी, धुएं ने उसकी आंखों से पानी निकाल दिया। हे भगवान, ये तो मेरी मौत है। ये धुआं, ये आग, ये पसीना, मैं कैसे करूंगी ये सब? गांव की औरतें पास से गुजर रही थीं। उन्होंने देखा और हंसते हंसते ताने कस दिए। अरे देखो देखो, शहर की बहू को चूल्हा फूंकना नहीं आता। काजल लगाना आता होगा पर रोटियां सेकना नहीं आता होगा। हे भगवान, मैंने क्यों दिनेश की बात मानी और गांव आ गई। रचना ने मदद करके खाना बनवाया, लेकिन पल्लवी इतनी थक गई थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। पसीने से भीग गई थी वो। शाम होते ही फिर से वही रूटीन। सब लोग बरगद के नीचे खटिया बिछाने लगे। फिर बाहर सोना है। दिनेश, ये सब कब तक चलेगा? कल फिर बारिश हो गई तो क्या हुआ, थोड़ा भीग जाएंगे। अरे गांव में यही तो मजा है। तुम्हें तो मजा आता है, पर मुझे डेंगू मलेरिया हो जाएगा तो कौन देखेगा? दिनेश ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। उस रात भी आसमान में गरजते बादल आए और थोड़ी देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। पल्लवी चिल्लाई, कोई तो उठो, अंदर चलो, भीग जाओगे सब। लेकिन परिवार के सदस्य ऐसे सो रहे थे मानो बारिश उनके लिए लोरी हो। सभी खर्राटे लेते रहे। पल्लवी मजबूरी में फिर से भीगती रही। ऐसे लगातार एक हफ्ता गुजर गया। हर रात झमाझम बारिश, हर दिन बरगद के नीचे सोना। पल्लवी के शरीर पर मच्छरों के लाल निशान पड़ गए थे। सुबह फिर वही दादी का ताना, गांव की औरतों की हंसी और दिनेश का गांव का मजा वाला डायलॉग। पल्लवी का सब्र अब टूटने लगा था। बस बहुत हुआ दिनेश, मुझे वापस शहर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये बारिश, ये मच्छर, ये चूल्हा, ये सब मुझे मार डालेंगे। पल्लवी, ऐसे अचानक से शहर चले जाएंगे तो परिवार को बुरा लगेगा ना। थोड़े दिन रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पल्लवी ने निराश होकर सिर झुका लिया। उसके मन में अब एक ही डर बैठ गया था, कहीं ये बारिश और बाहर सोने की आदत मुझे किसी बड़ी बीमारी में ना डाल दे। लगातार एक हफ्ते तक बारिश में भीग भीग कर और मच्छरों से परेशान होकर पल्लवी का शरीर टूटने लगा। उसके हाथ पैरों पर लाल लाल दाने पड़ गए और चेहरे पर भी निशान नजर आने लगे। रात को खटिया पर बैठी पल्लवी दर्द से कराह रही थी। दिनेश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सिर भारी है, बदन टूट रहा है, शायद मुझे बुखार हो गया है। दिनेश ने माथे पर हाथ लगाया तो तेज बुखार का एहसास हुआ। अरे पल्लवी, ये तो बहुत गर्म लग रही है। अब चलो कल सुबह से अस्पताल ले चलेंगे। सुबह सुबह दिनेश पल्लवी को लेकर गांव के सरकारी अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच की और रिपोर्ट देखकर गंभीर चेहरा बना लिया। आपकी पत्नी को डेंगू हो गया है। दिनेश और उसका परिवार घबरा गए। डेंगू? हे भगवान! देखिए, डेंगू के मच्छर पानी जमा होने से पनपते हैं और आप लोग अगर बारिश में बाहर सोते रहेंगे तो हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। घर के अंदर साफ सफाई से रहना चाहिए, बाहर रहना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। पल्लवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं तो कब से कह रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। डॉक्टर ने दवा लिखते लिखते अचानक से मुस्कुराते हुए कहा, एक और खबर है, खुशखबरी है। आपकी पत्नी 1 महीने से गर्भवती है। पूरा परिवार चौंक गया। सच डॉक्टर साहब? अरे वाह, ये तो सबसे बड़ी नेमत है। दादी ने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया। हे भोलेनाथ, हमारी वंश बढ़ाने वाली बहू को आशीर्वाद देना। पल्लवी की तबीयत खराब देखकर और गर्भवती होने की खबर सुनकर पूरा परिवार उसकी सेवा में लग गया। पल्लवी, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी और बाहर सोना भी नहीं। अब हमारी भाभी रानी कमरे में ही सोएंगी। दिनेश ने तुरंत ही घर के अंदर वाले कमरे में एसी लगवा दिया। देखा पल्लवी, कोई नेगेटिव एनर्जी वर्जी नहीं थी, बस परिवार की आदत ही सोने की थी बाहर। लेकिन अब सब बदल जाएगा, चिंता मत करो। पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। काश आपने मेरी बात पहले मान ली होती,
डॉक्टर की सख्त हिदायत और पल्लवी की हालत देखकर अब घर के बाकी सदस्य भी बाहर सोना छोड़ने लगे। बरगद के नीचे बिछी खटिया अब आंगन में दिन के आराम के लिए सीमित रहती थी। अब तो हमें भी आदत डालनी पड़ेगी कमरे में सोने की। हाँ दादी, हम भी अब शहर वालों की तरह एसी में सोएंगे। पूरा परिवार ठहाका मारकर हंस पड़ा। बरसात का मौसम धीरे धीरे खत्म हो गया। पल्लवी की तबीयत सुधर गई और उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक वापस लौट आई। कुछ समय बाद दिनेश और पल्लवी शहर वापस लौट आए, लेकिन इस बार साथ में एक नई जिम्मेदारी और उम्मीद भी थी, माँ बनने की। पल्लवी ने कार की खिड़की से गांव की ओर देखा। बरगद का पेड़ अब भी वहीं पर था, लेकिन इस बार पल्लवी के मन में डर नहीं था, बल्कि एक मुस्कान थी। ससुराल वालों का प्यार और देखभाल ही सबसे बड़ी ताकत है। बारिश चाहे कितनी भी हो, अगर परिवार साथ हो तो डर नहीं लगता। गरीब देवरानी का 1 मंजिला और अमीर जेठानी का 3 मंजिला ससुराल। गांव के इस मोहल्ले में सुबह का मतलब सिर्फ सूरज निकलना नहीं था। यहाँ सुबह तब होती थी जब सुलोचना अपनी बड़ी बहू से सोने की चैन गले में डालकर आंगन में झाड़ू लगाते लगाते किसी गरीब पड़ोसी की औकात याद दिला देती थी। और जिस दिन निशाना शांति पर होता, बस फिर तो गली में पूरे दिन मिर्च मसाले की महक बिखरी रहती। अरे बहन, इतनी सुबह सुबह झाड़ू क्यों? कहीं मोहल्ले में कोई नेता आ रहा है क्या? वैसे तेरे घर की मिट्टी तो इतनी है कि शायद 5 झाड़ू भी कम पड़े। घर चाहे मिट्टी का हो, लेकिन अपने दम पर है, किसी के बाप के पैसों का नहीं। हाँ हाँ, तेरे दम का घर है, तभी तो बरसात में टपक टपक कर गाना गाता है। देख बहन, मैं तो कहती हूँ एक बार मेरे घर का प्लास्टर देख ले, दीवार में अपना चेहरा भी देख लेगी, इतना चमकता है। ये ताना किसी चाकू की तरह शांति के दिल में उतर गया, पर सामने वो सिर्फ झाड़ू की आवाज तेज कर देती है ताकि मोहल्ले वाले सुन न पाए कि अंदर उसका खून कैसे खौल रहा है। लेकिन मन में कसम खा ली कि जिस दिन मेरी बेटी अमीर हो जाएगी ना, उस दिन तेरी ये सोने की चैन तेरा गला दबा देगी। रानी देख, मेरी नई ड्रेस। माँ कह रही थी कि दिल्ली से मंगवाई है, वहाँ का फैशन तुझे समझ में आएगा नहीं। अच्छा, लेकिन ड्रेस से ज्यादा दिमाग का फैशन होना चाहिए। रहने दे, तेरी माँ तो तुझे दहेज में सिलाई मशीन देगी। तू उसी में डिजाइनर कपड़े बना लेना। रानी, शांति की बेटी, पढ़ाई में तेज, शालीन, लेकिन गरीब घर की सादगी उसके कपड़ों में झलकती थी। पिंकी, सुलोचना की बेटी, 10वीं फेल, पर हर हफ्ते नया सूट, बालों में महंगे क्लिप और मोबाइल पर रील बनाने का शौक। जब शादी की उम्र पास आई तो दोनों माएं अपनी अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढने में जुट गई। सुलोचना का सपना 3 मंजिला बंगला और बैंक बैलेंस वाला दामाद। शांति का सपना ऐसा अमीर घर जिससे वो सुलोचना के तानों का हिसाब बराबर कर सके। बहन, तेरी रानी के लिए कहीं बात बनी? देख, गरीब घर की लड़कियों का तो जल्दी कर देना चाहिए, वरना बाद में कोई पूछता भी नहीं। मेरी बेटी खुद अपनी किस्मत लिखेगी, किसी के दाने से नहीं। दाना? अरे तेरे घर में तो शादी के दिन पंखा भी किसी और से मांगना पड़ेगा। और तेरे घर में क्या, शादी में मेहमान आएंगे तो दहेज के गहने गिनने, कम से कम गिनने लायक होंगे तो सही। तेरे घर के गहनों से तो बर्तन ज्यादा चमकते हैं। ये वॉर ऐसा था जैसे किसी गरम लोहे की सलाख शांति के सीने में रख दी। लेकिन शांति के सारे सपने तब टूटे जब रानी ने एक दिन घोषणा कर दी। माँ, मैं राजीव से शादी करूंगी। क्या? वो झोपड़ी वाला लड़का जिसके पास शादी के बाद तुझे रखने को एक ढंग का कमरा भी नहीं? उसके पास दिल है, ईमान है, मेहनत है माँ। और पैसा, वो भी मिलेगा क्या? हाँ, मेहनत से पेट भर जाएगा, पर तेरे कपड़े, तेरी जरूरतें? खुशी तब होगी जब तेरा दामाद तेरी बेटी को सूखी रोटी और नमक खिलाएगा। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसी दिन शाम को सुलोचना मिठाई का डब्बा लेकर आती है अपनी बेटी पिंकी की सगाई की खबर के साथ। लो बहन, हमारी पिंकी अब 3 मंजिला घर में जाएगी। दामाद की गाड़ी ऐसी है कि तेरे घर के आंगन में खड़ी भी हो तो पूरा आंगन भर जाए। मिठाई रख और निकल। अरे गुस्सा क्यों करती है?
वैसे सुना है तेरी रानी झोपड़ी में जा रही है, शादी में पानी की जगह लस्सी पिलाएगी ना? ये आखिरी ताना था जिसने शांति को अंदर तक हिला दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि सुलोचना, ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। शादी का मौसम मोहल्ले में ऐसा था जैसे एक ही बाग में दो पौधे हों, एक पर लाल गुलाब तो दूसरे पर सूखे पत्ते। पिंकी की शादी 3 मंजिला घर में हुई थी। बारात में बैंड ऐसा बजा कि आधे गांव के लोग बिना बुलाए ही पहुंच गए। सोने चांदी की चमक में आंखें चौंधिया जाए। रानी की शादी सीधी सादी सजीवता से भरी, लेकिन सादगी को भी सुलोचना ने ताने में बदल दिया था। अरे बहनों, हमारी पिंकी का ससुराल तो महल है, महल। 3 मंजिल, ऊपर से गाड़ी, और क्या बताऊं, बाथरूम में नल घुमाते ही गर्म पानी आ जाता है। वैसे कुछ लोगों की बेटियां तो ऐसे घर में गई है जहां गर्म पानी का मतलब धूप में रखी बाल्टी होता है। अरे वाह, बड़ी किस्मत है पिंकी की। शांति ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर से आवाज आई, कभी तेरी बेटी भी धूप में बाल्टी रखेगी सुलोचना। अब ऐसे ही सावन का महीना आया और बारिश ने जैसे गरीबों का मजाक उड़ाने की ठान ली। शांति के 1 मंजिला घर की छत से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे भगवान ने ऊपर से नल खोल दिया। अरे जल्दी कर वरना आटा भीग जाएगा। इस घर का तो भगवान ही मालिक है, जितनी बार सुधारो उतनी बार टपकेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक। सुलोचना छाता पकड़े खड़ी है। अरे बहन, ये क्या, घर में ही झरना बना लिया क्या? देख, हमारे घर तो बारिश का पानी बाहर बहता है, अंदर नहीं। कम से कम हमारा घर इतना बड़ा नहीं कि पानी ढूंढने में भटक न पड़े। अरे बड़ा घर तो भगवान सबको दे, लेकिन भगवान भी जानता है कि कुछ लोग संभाल नहीं पाएंगे। ये कहकर सुलोचना ऐसे चली गई जैसे किसी राजा ने प्रजा को उपदेश दिया। बरसात में अपने घर की हालत देखकर शांति को अचानक रानी की चिंता सताने लगी। कहीं उसके ससुराल में भी पानी तो नहीं टपक रहा होगा, या उससे भी बुरा, कहीं खाने को ठीक से मिल भी रहा है या नहीं। बस अगले ही दिन शांति ने अपना पुराना बैग उठाया और निकल पड़ी बेटी के ससुराल। राजीव के घर पहुंचते ही रानी ने दरवाजा खोला। अरे माँ, आप अचानक? हाँ बेटा, तो खुश तो है ना? खाना पीना ठीक से मिल रहा है ना? तभी राजीव अंदर से आता है। नमस्ते माँ जी, आइए बैठिए ना। ये छत तो ठीक है, लेकिन फर्श में दरारें क्यों? और ये खिड़की आधी टूटी हुई है। समय मिलते ही सब कुछ ठीक करवा दूंगा माँ जी। समय? शादी के बाद भी गरीब आदमी के पास समय तो होता है, लेकिन पैसा नहीं होता। माँ, आप क्यों ये सब बातें कर रही हैं? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। खुश? खुशी पेट भरने से आती है बेटी, और पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, जो यहाँ कहाँ से आएगा? शांति की आंखों में चिंता कम और सुलोचना के ताने का बदला ज्यादा था। वो चाहती थी कि किसी तरह बेटी इस घर से निकल जाए। देख बेटा, तू जवान है, तेरे पास अभी वक्त है। किसी अच्छे अमीर घर में जा सकती है, जहाँ तू सोने के गहनों में खेले, एसी वाले कमरे में रहे। माँ, मुझे एसी से ज्यादा अपने पति का प्यार चाहिए। प्यार पेट में नहीं जाता रानी, गहनों की चमक से जिंदगी आसान हो जाती है। तो क्या आप चाहती है कि मैं उस इंसान को छोड़ दूं जो मुझे इज्जत देता है सिर्फ पैसों के लिए? मैं बस चाहती हूँ कि तू सुलोचना की पिंकी से नीचे ना दिखे। लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया। उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो किसी भी ताने को ढक। शांति लौट तो आई, लेकिन उसके दिल में एक सवाल गूंजता रहा। क्या मैंने सच में अपनी बेटी के लिए सही सोचा, या बस सुलोचना को हराने के लिए जी रही थी? सावन की शाम, मंदिर की घंटियां गूंज रही थी, अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी। शांति मन में अपनी बेटी की चिंता और सुलोचना से बदला लेने के अधूरे ख्वाब लिए मंदिर पहुंचती है। जैसे ही उसने कदम रखा, सामने के कोने में सुलोचना घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ जोड़कर, आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे किसी ने उसके अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया। शांति के मन में तो पहले ताना मारने की इच्छा हुई। अरे वाह, अमीर लोग भी भगवान से लोन लेने के लिए आ जाते हैं क्या? लेकिन कुछ अजीब था, ये ताने वाली सुलोचना नहीं लग रही। हे प्रभु, मेरी पिंकी को बचा लो। उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग करते हैं।
कहते हैं दहेज में कार और सोना क्यों नहीं दिया। मैं कहाँ से लाती। मैंने तो सबको दिखाने के लिए बस बातें बनाई थी। मैं गरीब नहीं हूँ, ऐसा दिखाने के लिए झूठ बोला था। शांति के कान खड़े हो गए। तो ये है असली खेल। 3 मंजिला इमारत के पीछे टूटी हुई इज्जत छुपी है। शांति सुलोचना के पास आती है। सुलोचना, क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ नहीं बहन, बस भगवान से अपनी बेटी की लंबी उम्र मांग रही थी। मत छुपा, मैंने सब सुन लिया है। हाँ, सच है, पिंकी के ससुराल वाले उसे नौकरानी समझते हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक सब उससे करवाते हैं और ऊपर से दहेज न देने का ताना रोज सुनाती है। लेकिन तू तो कहती थी तेरी बेटी रानी की तरह रहती है। बहन, गांव में इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। लोग हंसते, उंगली उठाते। मैंने सोचा अगर सबको लगे कि मेरी बेटी महल में रहती है तो मेरी इज्जत बनी रहेगी। शांति के दिल में जैसे कोई भारी पत्थर गिर गया। उसे याद आया कि कैसे वो अपनी बेटी के अच्छे पति को सिर्फ पैसों की कमी के कारण नीचा समझ रही थी। कुछ साल पहले पिंकी की शादी में दहेज की लिस्ट लंबी थी। कार, सोना, महंगी साड़ियां। सुलोचना ने सोचा था थोड़ा बहुत कमी रह गई तो भी रईस घर में बेटी जाएगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस दिन ससुराल वालों को पता चला कि पिंकी 10वीं फेल है और दहेज पूरी तरह नहीं मिला, उसी दिन से ताने शुरू हो गए। अरे ये क्या भेज दिया, पढ़ना लिखना तो आता नहीं, ऊपर से दहेज भी अधूरा। गांव में ही चूल्हा चौका करती होगी, अब यहाँ करेगी। सुलोचना, मुझे माफ कर। मैंने तेरे तानों का जवाब देने के लिए अपनी बेटी के लिए भी अमीर घर का सपना देखा, लेकिन मेरा राजीव वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। बहन, तू खुशकिस्मत है, तेरा दामाद तेरी बेटी को सम्मान देता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी पिंकी को भी कभी वो दिन देखना मिले। जिसके बाद शांति अगले दिन रानी और राजीव के घर जाती है। बेटा, मैंने तुझे गरीब कहकर बहुत गलत किया। तूने मेरी बेटी को वो दिया जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इज्जत और प्यार। माँ जी, घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा रखने की कोशिश करता हूँ। माँ, अब तो आपको समझ आ गया होगा, असली अमीरी पैसे में नहीं, रिश्तों में है। शांति की आंखों में पानी था, लेकिन इस बार वो बरसात का नहीं, सुकून का था। गांव में अब 2 औरतें थी जो पहले अमीरी गरीबी में लड़ती थी, अब सच्चाई के साथ खड़ी थी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलविदा।